What does it say? This theorem का क्या कहना है? ये कहता है, पहले मैं ब्रीफ में बता दूं, फिर मैं ये पढ़ दूंगी। वो कहता है कि ABC एक ट्राइंगल अगर है और E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC, जब हम ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो EF विल बी पैरेलल टू BC पहला, और ये कहता है EF विल बी हाफ ऑफ BC। ये दोनों हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। BC को थर्ड साइड बोला गया है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो BC के EF आधा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें गिवन, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है, गिवन होता है, रिक्वायर्ड टू प्रूव होता है, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना होता है ताकि हम ये चीज़ को दिखा सके, फिर फाइनली प्रूफ होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि ABC इसको बोला गया है, E and F मिड पॉइंट ऑफ AB and AC बोला गया है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, जैसे मैंने बोल रखा है कि EF को बोला गया है कि प्रूव करो कि BC के पैरेलल है, और EF को बोला गया है कि हाफ ऑफ BC प्रूव करो। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, C पॉइंट से, ठीक है, हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BA के पैरेलल होता है। ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ऑलराइट, तो जब ये पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, EF को बढ़ा के हम, ठीक है, इस लाइन तक पहुंचाते हैं जो कि टच करता है D पे, और ये प्रोड्यूस आगे भी होता है। ठीक है, लाइंस तो इनफाइनाइटली जाते रहते हैं ना, उसका कोई अंत नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन C से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो BA के पैरेलल होगा, और दूसरा कि E से F को तो जोड़ेंगे ही, इसको प्रोड्यूस कर देंगे ताकि इसमें जाके टकरा जाए। गॉट इट? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो टू बी एबल टू डू इट, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, AEF एंड CDF। इन दोनों को लेके हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको पहले से ही पता है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई भी ये ट्राइंगल जब हम दूसरे ट्राइंगल पर सेट करते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी लेके आने वाली हूँ। सो एज फॉर नाउ वी नो दैट वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस विद दिस। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट। AFE इज इक्वल टू CFD, एम आई राइट? अब क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, यानी ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो कि दो पैरेलल लाइन को काटते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है ना, इसको ऑल्टरनेट कहते हैं। तो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। गॉट इट? सो हम इसको रेफर करते हैं, EAF विल बी इक्वल टू FCD। तो दो तो मिल गए मुझे, और एक ऑलरेडी पता है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। और ये समझो कि ये इंक्लूडेड साइड है, इंक्लूडेड साइड मतलब दो एंगल के बीच में का साइड है। दो एंगल, कोई भी हम साइड नहीं ले सकते, ये साइड नहीं ले सकते, ये साइड नहीं ले सकते, हमें इंक्लूडेड ही साइड लेने होते हैं। ठीक है, क्लियर? सो AF इज इक्वल टू FC। सो हमें अगर 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं विथ रीजन, जैसे इसका रीजन है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट, इसका रीजन है ऑल्टरनेट, इसका क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, करेक्ट? सो वी नाउ नो दैट AEF इज congruent to CDF.
ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये प्रूव करने के बाद हमें ये लाइसेंस मिल जाता है कि ये दोनों का 3 एंगल्स और 3 साइड्स बाय CPCT ओके इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। गॉट इट गाइस? तो सिचुएशन ऐसा है कि हमें ये CPCT से क्या क्या मिलता है, लेट्स फाइंड आउट। कि AE इज इक्वल टू CD, सो AE इज इक्वल टू CD, ये मिल गया इसके बराबर। अब क्यों मिला? आप पूछोगे कि मैम ये क्यों इसके बराबर है, इसके बराबर क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि ये वाला और ये इक्वल है ना एंगल्स, तो ये जिसको देख रहा होता है और ये जिसको देख रहा होता है उनको हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं। ठीक है, सो AE इज इक्वल टू CD। और क्या मिला अपने लोग को? EF इज इक्वल टू FD, ये भी मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? और ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है ना, ऐसे भी नहीं होने से कॉन्ग्रुएंसी के बगैर भी कर सकते थे कि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो एनीवेज, अब वी आर कमिंग बैक आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी, वी आर कमिंग बैक टू द प्रूविंग। तो सिंस वी नो दैट AE इज इक्वल टू ओके BE, क्यों? क्योंकि E is the midpoint of AB, so which means that AE is equal to BE। और जब मुझे पता है कि BE okay is equal to AE and AE is equal to CD, तो BE भी CD के बराबर होगा, करेक्ट? जब B CD के बराबर होगा तो हमें ये समझ में आ गया कि ये दिस इज नॉट ओनली पैरेलल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। ऑलराइट, विच मीन्स दैट BCDE इज ए पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम है तो EF विल बी पैरेलल टू BC। ऑलराइट गाइज, गॉट इट? सो हैविंग डन दैट, वी नो दैट ओके EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, क्योंकि BCDE पैरेललोग्राम प्रूव करे हैं। क्यों प्रूव करे हैं? क्योंकि CD B के बराबर है और CD तो ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन BA के ओके पैरेलल था। तो अगर एक साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है तो दूसरे वाले साइड ऑटोमेटिकली ओके इक्वल और पैरेलल हो जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट यू रिक्वायर इज वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल, जो कि अपने लोग करे हैं कि B had been equal to CD and BE is already parallel to CD। ठीक है, so which means BCDE is a parallelogram, correct? और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो EF automatically is a part of ED, तो EF is parallel to BC, correct guys? अब हम लास्ट में आते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड वाला प्रूफ है, दिस वन। तो हमें पता है कि EF FD के बराबर है। 3 लकीर देख रहे हो आप लोग? सो EF इज इक्वल टू FD, यानी हम EF इज इक्वल टू FD, तो हम पूरे को 2EF लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, इजंट इट? तो हमें क्या मिल रहा है कि BC इज इक्वल टू 2EF, ठीक है, BC इज इक्वल टू ED, बट बिकॉज EF इज इक्वल टू FD, सो वी नो दैट ओके BC इज इक्वल टू 2EF। यहाँ पे दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू ED, ठीक है, एंड ED इज इक्वल टू सम ऑफ EF प्लस FD, विच मीन्स
जब हम 2 नीचे लेके आते हैं तो EF विल बी इक्वल टू हाफ BC. Thus proved. So this was all, guys. I hope you all have understood, and if there is any queries, please do write to me in the comment section. I'm going to take up this topic once again. So if we have to summarize this, we know that we have ABC given, right? We have E and F, the midpoint of the two sides, okay, of this triangle. BC is left alone. This is considered as the third side. ठीक है, this is considered as a third side. अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि CD is produced in a manner that it becomes parallel to BA. And यहाँ पर हम क्या करते हैं कि EF को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो यहाँ इंटरसेक्ट करता है D पर. फिर उसके बाद स्टेप 2 हम इन दोनों का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं. ओके गाइज, सो व्हेन वी प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी हमें 3 चाहिए होता है. ठीक है, प्रूव्स कैसे? विथ रीजंस, इनके रीजंस दे के. और जब भी हम ये तीनों रीजंस दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, बाय सर्टन रूल, जैसे इस कंडीशन में AAS रूल, एंगल एंगल साइड, क्योंकि हमें 2 एंगल मिला था और एक साइड मिला था. ठीक है, अब इसके करने के बाद जैसे मैंने कहा कि 3 एंगल्स और 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं. इसका वाला इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसका वाला इसके साथ, और इसका वाला इसके साथ. साइड भी देख लो, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये तो था ही. करेक्ट. हैविंग डन दिस, इमीडिएटली हमें समझ में आता कि भाई AE के इक्वल CD है और AE B के बराबर है, यानी B मस्ट बी इक्वल टू CD. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये मिल जाता है कि इफ़ CD इज इक्वल टू B एज वेल एज इट इज़ पैरेलल टू BE, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो EF इमीडिएटली पैरेलल हो जाता है BC के, जो कि मेरा पहला वाला प्रूफ है. ठीक है, फिर हम इसको ये पता लगाते हैं कि EF तो FD के बराबर है, तो हम क्या BC के बराबर ED है, तो ED को हम 2 हिस्सों में तोड़ के ओके देख रहे हैं. अगर हम FD को, ठीक है, कंसिडर करें EF जितना, तो 2EF विल बी इक्वल टू 2BC 1BC. तो एज अ रिजल्ट हम ये करते हैं कि BC इज इक्वल टू 2EF, and so EF alone is equal to half BC. So this was as simple as this, guys. So हमने summarize भी कर दिया है, तो आप देखना. ठीक है, if you still have any doubts, I am available. ठीक है, in the comment section. Bye bye guys, have a great day. I hope you all okay take help of this midpoint theorem and do the further exercises. ठीक है, bye.